नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की, जहां यूसीसी को लेकर पूरे देश में राजनीति अपने चरम पर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हाईकमान ने अपनी टीम तैयार करते हुए यूसीसी की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। जबकि अपने सांसदों की लोकप्रियता को भांपने के लिए 1 महीने तक चले महासंपर्क अभियान से जेपी नड्डा नाखुश हुए और अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। तो वहीं मिशन 80 का लक्ष्य लिए बीजेपी मंत्रिमंडल में बदलाव के जरिए ओपी राजभर को तवज्जो देने की तैयारी में है और राजनीति में जनता को अपने खेमे में लाने के लिए तमाम पार्टियां लुभावने वादे कर रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता काफी परेशान है और चारों तरफ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप प्राइम टीवी पर देख सकते हैं और आज हम 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इन्हीं खबरों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक खबर को विस्तार से। जहां पहली खबर यूसीसी पर मंथन और पीएम मोदी का एक्शन है, तो वही दूसरी खबर महासंपर्क का काज माननीयों पर गाज गिरती हुई नजर आएगी। तो वही बदलाव की बयार और बीजेपी पूरी तरीके से मिशन 80 का लक्ष्य लिए यूपी में तैयार हो चुकी है और आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बारिश की, जहां पर इस वक्त बारिश से जनता परेशान है, जनता बेहाल है और साथ ही सड़कें भी बदहाल हो चुकी हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में अपने भाषण में यूसीसी का जिक्र किया था और उनके यूसीसी पर दिए गए बयान के बाद से इसको लेकर पूरे देश में चर्चा भी होने लगी है। विपक्षी दल भी इस पर अपने अपने तर्क देने लग गए हैं। यूसीसी को लेकर देश भर में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अब ताजा जानकारी के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने यूसीसी पर केंद्रीय मंत्रियों की टीम भी बनाई है। पीएम मोदी ने यूसीसी पर टीम बनाई है और पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसको लेकर के ये टीम बनाई गई है। बताते चले कि 24 घंटे में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ एक केंद्रीय भू विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा मंथन चल रहा है। जहाँ तक हमारी अपनी राय का सवाल है, तो मेरी अपनी राय यही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी शरीयत का अटूट हिस्सा है और शरीयत की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है और हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है कि कुरान और हदीस के अहकामात पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी और न सिर्फ ही की आज़ादी दी है बल्कि उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। और सिर्फ रिलीजन ही नहीं बल्कि कस्टम और ट्रेडिशन तक को एक सेफगार्ड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। लिहाजा हम सबका यही मानना है कि अपने इस मुल्क में हम सबको अपने अपने मज़हब पर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अमल करने की आज़ादी है वो आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। लिहाजा मुल्क में किसी भी किस्म का कोई भी यूसीसी की ना पहले ज़रूरत थी और ना आज है। और ये सिर्फ इससे पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि यूसीसी का मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि तमाम कम्युनिटीज़ से रिलेटेड ये मसला है और बहुत सी कम्युनिटीज़ ऑलरेडी इतने दिनों में और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इसकी मुखालफत कर चुकी हैं। लिहाजा एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये लाजमी और ज़रूरी है कि जो आम शहरी हैं उनकी बातें सुनी जाएं और उनकी बातें सुन करके उसी के अकॉर्डिंगली फ़ैसला किया जाए। लिहाजा 5 साल पहले लॉ कमीशन के सामने पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी और दूसरी तंजीमों ने अपनी बात रखी थी और लॉ कमीशन ने ये राय दी थी कि मुल्क में अभी यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा 5 साल बाद फिर ये एक्सरसाइज शुरू हुई है, तो फिर हम लोग अपनी बात लॉ कमीशन के सामने रखेंगे और आम आवाम से भी अपील की गई है कि आप अपनी राय ईमेल के ज़रिए से लॉ कमीशन तक पहुँचाएँ। तो देखिए, यूसीसी पर सरकार का प्लान तैयार हो चुका है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सभाओं में यूसीसी का जिक्र करते हैं, जिसके लिए एक बड़ी टीम भी तैयार कर ली गई है। तो यूसीसी पर केंद्रीय मंत्रियों की टीम बनाई गई है जो लगातार रणनीति तैयार कर रही है। तो वही उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मुलाकात करते हुए दिल्ली में नजर आए गृह मंत्री से। तो आपको बताते चले कि यूसीसी
को लेकर के सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। जी हां, केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम भी बना दी गई है। सीधा रुख करते हैं गौरव का, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, यूसीसी को लेकर सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है, वही केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम भी बनाई गई है। इस टीम में किन किन को शामिल किया गया है गौरव? लेकिन उसका सबसे अहम बात है कि इसको लेकर लगातार जो सरगर्मी का दौर है, कहीं ना कहीं इस पर मानता है कि आने वाले समय को लेकर गतिरोध और बढ़ेगा। पर यहाँ पर टीम बनाना इसलिए भी आवश्यकता थी कि अगर टीम नहीं बनाएंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर बात करें केंद्रीय मंत्रियों की, अमित शाह इसमें शामिल किए गए, अपनी जनता भी इसमें शामिल किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल किए गए। तो निश्चित रूप से मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि टीम के माध्यम से यहाँ पर गतिरोध को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और गृहमंत्री स्वयं इस मामले को लेकर मंथन कर रहा है। और मंथन का कारण सिर्फ यहाँ पर एक है कि इसको लेकर सीएए, एनआरसी और किसी कानून जैसा हाल ना हो कि सरकार को इन तमाम कानूनों को और इन तमाम मुद्दों को वापस लेना पड़ गया था। बड़ा गतिरोध रहा था और लंबा संघर्ष चला था, चाहे किसी कानून की बात करें और चाहे हम सीएए, एनआरसी की बात करें। तो यहाँ पर यूसीसी को लेकर लगातार जो सरगर्मियां चल रही है, लगातार मुस्लिम वर्ग के लोग विरोध कर रहे हैं। और आज मुस्लिम पर्सनल लोगों ने एक लेटर भी जारी किया था और लोगों से अपील की थी, जो आपसे राय मांगी गई है उस राय में इसका विरोध करें। तो कहने के इसको चूंकि बंदगी से आपको चूंकि बीजेपी के एजेंडे में शामिल था और बहुत तरीके से इसको बीजेपी लाना चाहती है, इसलिए यहाँ पर बैठकों का दौर भी जारी है। इसके अलावा लोग यहाँ चिन्हित किए जा रहे हैं। आज पुष्कर सिंह गांधी ने मुलाकात वहाँ पर कहा कि यहाँ पर जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका उत्तराखंड के गोवा के बाद दूसरा ऐसा राज्य होगा जहाँ पर यूसीसी के लागू किया जाने की संभावना पूरी रहेगी। गोवा में लागू हो चुका है, पुर्तगाल के समय से लागू है, 1870 से यूसीसी लागू है। फिलहाल यहाँ पर उत्तराखंड में 2.5 लाख लोगों की राय। ठीक है गौरव, अभी आपने जिक्र किया कि उत्तराखंड में ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है, तो वही सूत्रों के हवालों से जो खबर सामने आई है कि दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह से मुलाकात की है, तो क्या माना जाए कि उत्तराखंड का ही ड्राफ्ट पूरे देश भर का ड्राफ्ट माना जा रहा है? देखिए, मुस्लिम ने राय जरूर मांगी गई थी, राय जहाँ पर रखी गई थी कि यहाँ पर ड्राफ्ट देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से लोगों की राय है, अगर उत्तराखंड में ड्राफ्ट सक्सेस रहता है, उत्तराखंड की जो नीति बनाई है नीति को लेकर अगर वो सक्सेस रहती है तो सकता है उसी नीति पर चले। अब चूंकि यह तो मुस्लिम उत्तराखंड छोटा राज्य है और पूरे देश में लागू करना ये अलग बात है कि उत्तराखंड में अगर मुस्लिमों के हम संख्या की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्लिम वर्ग के लोग नहीं है। और चूंकि यहाँ पर इसलिए हम लेकर आ रहे हैं तो एक अलग नीति जरूर लेके आनी पड़ेगी। और फिलहाल देश में चूंकि यहाँ पर देश की अगर हम बात करें तो 142 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और लगभग 20% यहाँ पर मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। तो अगर देश की बात करते हैं तो देश में यहाँ पर बहुत संख्या जो है वो ज्यादा है यहाँ पर मुस्लिम वर्ग की, अगर हम देखें पूरा आंकड़ा यहाँ पर नजर आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राय हम जरूर ले सकते हैं, पर मसौदा यहाँ पर वही तैयार करना पड़ेगा मुस्कान, जो मसौदा पूरे देश में निर्धारित हो सके और उस पर काम कर सके। लेकिन गौरव देखिए, मुसलमानों की संख्या भले ही राज्यों में वैरी कर सकती है, लेकिन जब कानून बनेगा तो वो पूरे देश के लिए एक बनेगा। जी बिल्कुल सर, यहाँ कानून देश से बनेगा, पर यहाँ पर मैंने आपको फिर बताया कि मसौदा तैयार कैसा करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कानून को लेकर बातचीत हो रही है। ये कहा जा रहा है कि हमारी धार्मिक मान्यताएं छीन ली जाएगी, ये माना जा रहा है कि हमारे रिचुअल्स खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर व्यापक प्रचार की मुस्कान जरूरत है, क्योंकि हमने सीएए एनआरसी में भी देखा है कि लोगों को पता ही नहीं था कि सीएए एनआरसी है क्या। लोगों को ये डर सता रहा था कि हमको देश से भगाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो सीएए एनआरसी विरोध हुआ है, इसका महत्वपूर्ण कारणों में से एक था कि लोगों को जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर मसौदा तैयार क्या होगा, यहाँ पर प्रचार करना पड़ेगा और इसमें किस धर्म को यहाँ पर कितनी यहाँ पर सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि ये जो यूनियन कॉमन सिविल कोड है ये महत्वपूर्ण चीजों पर, चाहे वो बच्चा गोद लेने की बात हो, चाहे विवाह की बात हो, चाहे तलाक की बात हो, चाहे संपत्ति का अधिकार की बात हो, तो महत्वपूर्ण विषयों पर काम करता है, महत्वपूर्ण व्यवस्था पे काम करता है। अब ठीक है, देखिए गौरव, अगर हम आज की बात करें तो आज ही बागेश्वर धाम के जो बाबा है उन्होंने यूसीसी को लेकर कहीं ना कहीं समर्थन दे दिया है, वो यूसीसी के सपोर्ट में है। तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी अब धर्मगुरुओं का सहारा लेकर यूसीसी को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है कि वाकई में यूसीसी है क्या? देखिए मुझका हिंदुस्तान में समस्या ये है, अब इसको अच्छाई का है बुराई का है, पर हमें हमेशा देखते आए कि धर्मगुरु यहाँ पर तमाम तरह के मुद्दों में बोलते रहते, बयान देते रहते हैं। कई बार इन बयानों का प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है और कहीं ना कहीं हमारे देश के आपसी सौहार्द के लिए चीज सीख रही है। यूसीसी जो राष्ट्रीय मुद्दा है, यूसीसी बीजेपी का मुद्दा है और बीजेपी इसको एक मसौदे के बाद तैयार करेगी। यहाँ पर किसी धर्मगुरु की यहाँ पर बोलना मेरे ख्याल से बहुत सही बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा जब सरकार का होता है, मुद्दा जब शासन का होता है, मुद्दा जब देश का होता है, तो वहाँ पर किसी धर्म विशेष के धर्मगुरु के बारे में बयान नहीं आते। तो चूंकि यहाँ पर व्यवस्था ऐसी बन चुकी है कि मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु अलग बयान दे रहा है, हिंदू धर्म के धर्मगुरु अलग बयान दे रहा है, तो जब एक वर्ग यहाँ बयान देगा तो दूसरा वर्ग भी बयानबाजी जरूर आगे आएगा। फिलहाल फिलहाल की कहानी यहाँ पर ये है। पर चूंकि मुस्लिम पर्सनल लोगों का एक लेटर भी जारी हुआ है, लोगों के राय में विरोध की बात कही गई है,
तमाम चीजें सामने आएंगी। और फिलहाल जो एजेंडा है वो यहाँ पर साफ है कि कॉमन सिविल कोड को लेकर गठजोड़ बना हुआ है, सरगर्मी बनी हुई है। तब बीजेपी जिस तरह से बंधन कर रही है, टीम बना रही है, मसौदा तैयार कर रही है, बातचीत कर रही है। बिल्कुल गौरव, यानी कि बैठकों के जरिए आगे का खाका तैयार किया जा रहा है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाए। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक देश एक विधान को लेकर के सरकार अब एक्टिव हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वही केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम भी बना दी गई है जो यूसीसी पर आगे की रणनीति को तैयार करेगा कि आखिर यूसीसी को जनता तक किस तरीके से लेके जाना है। यूसीसी लागू होने से, यानी कि एक देश और एक कानून के लागू होने से देश की जनता को फायदे क्या मिलेंगे, इसको जनता तक पहुंचाना फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से यूसीसी को लेकर राजनीति हो रही है, विपक्षी दल यूसीसी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का भी प्रयास कर रही हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा टिकट के बंटवारे को लेकर काफी सख्त रवैया अपनाए हुए है। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर भाजपा ने जून में महासंपर्क अभियान भी चलाया था, जिसमें माननीयों की ताकत और उनकी लोकप्रियता का जायजा भी लिया गया। जहां लाभार्थी सम्मेलन में कुछ सांसद भीड़ तक नहीं जुटा पाए। सम्मेलन में 10,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा था। ऐसे सांसदों पर कार्रवाई करने के मूड में भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से नजर आ रही है। तो देखिए, यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर एक्टिव हो चुकी है। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम क्या किया है और उनकी जमीनी स्तर की लोकप्रियता को जानने के लिए महासंपर्क अभियान भी चलाया गया था, जिसमें कुछ सांसद पूरी तरीके से फेल नजर आए, जिन पर जेपी नड्डा सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। जी हां, सांसदों को सख्त चेतावनी दी गई है जेपी नड्डा द्वारा। तो सीधा रुख करते हैं सुहानी का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देखिए सुहानी, सांसदों की लोकप्रियता का अंदाजा लगाने के लिए बीते महीने में महासंपर्क अभियान चलाया गया, जिसके बाद उसका जायजा भी लिया गया, जहां कई सांसद फेल नजर आए। उन सांसदों की लिस्ट सुहानी क्या तैयार हो चुकी है और किन किन के नाम टॉप लिस्ट पर हैं? लोकसभा चुनाव आ रहा है और सभी पार्टी जो है जोरों शोर से मैदान में उतर चुकी है। वही बात करें भाजपा की, तो भाजपा जो है वो अपने 9 साल के कार्यों को जमीनी स्तर पर दिखाने के लिए अलग अलग राज्यों में जाकर जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका साफ तौर पर यह कहना था कि जो सांसद है वो अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा को सौंपेंगे कि जिस तरह से जो लगातार सम्मेलन हुआ या शायद चर्चा हुआ या किसी सम्मेलन हुआ, जिस तरह से वहाँ पे 10,000 लोगों को जुटाने का जो लक्ष्य रखा गया था, इस तरह से कोई देखने को नहीं मिला। विपक्ष वहीं दूसरी तरफ इसमें कहा जा रहा है कि निराशा ही हाथ लगा। अब वही को लेकर रिपोर्ट कार्ड जिस तरह से तैयार करके जेपी नड्डा के सामने गया है और कहीं ना कहीं अब इससे जेपी नड्डा जो है कार्रवाई करें। उनका साफ ये कहना है कि इस पर जो टिकट देने के लिए कहीं ना कहीं इसे देखकर हम टिकट देंगे। जो जिन सांसदों को जो नहीं मिला है, जो रिपोर्ट कार्ड सही नहीं मिला है, उन्हें इस बार बड़ी बड़ी नेताओं की सरकार की सत्ता उनका टिकट पड़ सकता है और नए नए चेहरों का इस बार जो नए नए चेहरों को भी इस बार जगह मिल सकती है। देखिए सुहानी, महासंपर्क अभियान के जरिए सांसदों की लोकप्रियता का अंदाजा तो लग चुका है पूरे देश भर में। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी आगे किस रणनीति पर काम करेगी? नुकसान बता दें कि जिस तरह से बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी हो अलग अलग रणनीतियों के साथ जो है वो मैदान में उतर रही है। बात करें जिस तरह से यूसीसी को लेकर लोकसभा चुनाव के लिए ये एजेंडा उतारी है, लेकिन अभी जो है महाजनसंपर्क अभियान जो है फिर से बढ़ाकर से 15 जुलाई तक कर दिया गया है और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो सांसद है वो अपने रिपोर्ट कार्ड तैयार करे और फिर से जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको सौंपे। तो इस तरह से जो है फिर से महासंपर्क अभियान को बढ़ावा दिया गया है और उसे कहा गया है कि जहाँ जहाँ पे लोगों को, लाभार्थियों को जो मिला है उनसे एकजुट करिए और उनकी चीजों को रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं हमें सौंपिए। तो इस तरह से जो है बीजेपी अपने लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग रणनीतियों के साथ जो है इस पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इस पर आगे देखा जाएगा कि आखिर जो बीजेपी है वो और कौन सी ऐसी रणनीति लाके लोकसभा चुनाव में तैयारियों में रहेगी। देखिए सुहानी, यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने 80 का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक एक्टिव हो चुके हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हॉट सीटें भी चिन्हित कर ली हैं। क्या उन हॉट सीटों के सांसदों के काम से भारतीय जनता पार्टी खुश है या फिर कई नए चेहरों को मौका मिलेगा उन सीटों पर?
जी मुझे बता दें कि आपको जिस तरह से अपने निकाय चुनाव में नियुक्त किया, उसी तरह वो लोकसभा चुनाव के सीटों पे भी निश्चित करने के लिए और जो ट्रिपल सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से वो तैयारी में जुटी है और अलग अलग रणनीतियों पे है। लेकिन बात करें कि जिस तरह से वो हर चीज को बात अब कर रही है, तो उससे कई ऐसी चीज है जिससे सांसद के जो कामों से जो बीजेपी है खुश नहीं है और इसलिए वो और अच्छे से सांसदों को उनका साफ ये कहना है कि जिन सांसदों का अच्छा काम नहीं हुआ है उनका टिकट लग सकता है और इसलिए वो नए चेहरों को भी जो है इस बार जगह दे सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सांसदों की क्लास जेपी नड्डा लगाते हुए नजर आए हैं। जी हां, महासंपर्क अभियान के जरिए सांसदों की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा रहा था और उन्हें लक्ष्य दिया गया था कि वो 10,000 की भीड़ को अपने कार्यक्रम में इकट्ठा करें। लेकिन कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के इस चैलेंज में फेल हो गए, जिससे जेपी नड्डा खासा नाराज भी नजर आए। तो वहीं सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी लगभग तैयार हो चुका है, जिस पर अब मंथन होने की बारी है। उसके बाद ही तय किया जाएगा कि 2024 की रेस में आखिर किस सांसद पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा दाव लगाती है, या फिर इस बार सांसद बनने की रेस में विधायकों को मौका मिलता है या फिर नए चेहरों को मौका देती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र से लेकर यूपी तक भाजपा बदलाव करने की तैयारी में है, जिसके मद्देनजर यूपी के मंत्रिमंडल में भी विस्तार किया जाएगा, जिसमें ओपी राजभर को खासी तवज्जो मिल सकती है। वहीं बीजेपी गाजीपुर लोकसभा चुनाव में राजभर के बेटे अरविंद राजभर या फिर अरुण राजभर पर दाव भी लगा सकती है। इसके साथ ही भाजपा जातीय समीकरण को साधने की भी अब कोशिश कर रही है और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते ही कहीं न कहीं यूपी के मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है। तो यूपी को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि यहां पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही क्षेत्रीय दलों को भी मिलाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो वहीं ओपी राजभर को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और गाजीपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी हो सकता है ओपी राजभर के बेटों पर दाव लगाए। तो जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर यूपी तक के मंत्रिमंडल में बदलाव करने की तैयारी में है। जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो यूपी के मंत्रियों को खासी तवज्जो मिल सकती है। तो वही जब यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तो तमाम जातीय समीकरण को साधते हुए यह भी कहा जा रहा है कि ओपी राजभर को भी जगह मिल सकती है, यानी कि योगी सरकार के मंत्रिमंडल में ओपी राजभर को भी जगह दी जा सकती है। सीधे रुख करते हैं विवेक का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, केंद्र से लेकर यूपी तक में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर है और ये कहा जा रहा है कि ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में खासी तवज्जो मिल सकती है। देखिए, आम लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जहां अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्दे रखते हुए 4 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं और नए लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक भी कुछ दिन पहले समाप्त हुई थी और 5 घंटे तक ये बैठक चली थी। इस बैठक में काफी निर्देश जो है इस मैराथन बैठक में मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल है उनको दिया गया था। ये बातें चल के आ रही है कि मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावना दिखाई जा रही है, चाहे वो दिल्ली का मंत्रिमंडल हो या उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल हो। साथ ही साथ संगठन में भी तमाम बदलाव किए जा रहे हैं आप चुनाव को लेकर। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उत्तर प्रदेश सरकार अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करती है तो कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर को उसमें जगह मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। जैसा कि यह बातें चल रही है कि अमित शाह बाकायदा खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से जातीय समीकरण को उत्तर प्रदेश से साधा जाए और अब की 80 लोकसभा सीटों में अधिक मार्जिन से जो जीत जो है हासिल की जाए, ताकि विपक्ष का टुकड़ा साफ करते हुए एक बार फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जाए। तमाम ऐसी राजनीतिक गलियारों में खबरें चल रही है कि गाजीपुर जो सीट है जहाँ से अफजाल अंसारी की सदस्यता खत्म हुई है, वहां से सुभाषपा के किसी व्यक्ति को टिकट दिया सकता है या फिर अरविंद राजभर या अरुण राजभर को टिकट दिया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए गाजीपुर की सीट मायने में रखती है, क्योंकि मनोज सिन्हा यहाँ से लड़े थे और मनोज सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जिस तरीके से मनोज सिन्हा ने वहां पे काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है इसको बुलाने के लिए, तमाम जातीय संगठनों का साथ देने के लिए ये अटकलें लगाई जा रही है कि गाजीपुर से सुभाषपा को एक टिकट मिल सकता है या फिर भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए,
अब कहीं ना कहीं ओपी राजभर को भारतीय जनता पार्टी खासी तवज्जो देगी जब मंत्रिमंडल में विस्तार हो जाएगा और जब गठबंधन की खबरें पूरी तरीके से पक्की हो जाएंगी। लेकिन देखिए, गाजीपुर का जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक रिस्क ले रही है जिसमें अरविंद राजभर या अरुण राजभर पर दाव लगा सकती है। ऐसे में इन दोनों ही बेटों में से किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत है, विवेक? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जा सकता है तो अरविंद राजभर जब सरकार में थे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, और जहाँ तक बात लगाई जा रही है कि सुभाषपा सहित अरविंद राजभर का नाम आगे रखेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो अरविंद राजभर का नाम आगे आता है और उपचुनाव में या तो सुभाषपा के साथ भाजपा की सीट तो रखते हैं, लेकिन जहाँ तक अटकलें लगाई जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल करे जो है वो अरविंद राजभर इस चुनाव लड़ सकते हैं। और आगे की क्या स्थिति होगी, क्या दिशा निर्देश होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बाजार फिलहाल गर्म बना हुआ है। पूर्वांचल में जिस तरीके से भाजपा ने अपना प्रभुत्व बढ़ाया है, चाहे वो गाजीपुर हो, मऊ हो, चंदौली हो, तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पे भाजपा का वोट परसेंट लगातार बढ़ता हुआ देखा गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उसको अपने खेमे में लाके एनडीए में दोबारा शामिल करा के उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग दिशा निर्देश के चलते जो है जाति समीकरण को साधते हुए 80 की 80 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है। उसी दौरान हमने देखा था किस प्रकार से एनडीए में तमाम और घटक दल शामिल हो रहे हैं और विपक्षी एकता की हवा किस तरह खुलती दिखाई दे रही है, साफ बात है। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ओपी राजभर को खासी तवज्जो मिलने की तैयारी है योगी सरकार के मंत्रिमंडल में। जी हां, जाति समीकरण को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव में ओपी राजभर के बेटों पर दाव लगा सकती है। अरुण राजभर पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दाव लगाएगी। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ओपी राजभर को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल सकती है, क्योंकि संजय निषाद की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं आपस में प्रतिद्वंदी है। दोनों के बीच में लगातार खटास की भी खबरें सामने आ चुकी है। ऐसे में अगर ओपी राजभर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता है तो संजय निषाद को आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बैलेंस करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ में रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है, तो वहीं शाहजहांपुर में बुधवार सुबह 2 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। खेत पानी से लबालब भर गए, जिससे किसानों के तो चेहरे खुल गए, लेकिन नदियां उफान पर आ गईं। तो वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जलभराव से भी लोग परेशान हो चुके हैं। गोलागंज में स्कूल के सामने जलभराव देखने को मिला, तो वहीं गुलाब हॉल के मेन गेट के पास बारिश से जलभराव हुआ है, जबकि आकाशीय बिजली की वजह से आजमगढ़ में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो देखिए, बारिश जो है वो आसमानी आफत बनकर लोगों पर टूटी है। मॉनसून भले ही प्रदेश में थोड़ी देरी से पहुंचा, लेकिन अब मॉनसून ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तो वहीं जमीनी स्तर पर प्रशासन की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, उसमें कारें गिर जाती है, तो कई कई फुट गहरा पानी भी सड़कों पर भर जाता है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों के घुटनों तक पानी भर जाता है। जलभराव की स्थिति में लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है, बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जिम्मेदारान अधिकारी हैं वो अपनी आंखों को बंद करे हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि 2 महीने पहले से ही बारिश को लेकर के बैठक बुलाई गई थी, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी हर बार बारिश आती है और हर बार की ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ ही तमाम अन्य जनपदों में। तो देखिए, बारिश तो परेशानी का सबब बन ही चुकी है, लेकिन जो सड़कों के गड्ढे हैं वो भी हादसों को दावत दे रहे हैं, क्योंकि गड्ढों की वजह से हादसे भी होते रहते हैं, जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में दावे किए जाते हैं कि यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त है और यूपी गड्ढा मुक्त प्रदेश है, लेकिन धरातल पर इसकी सच्चाई कुछ और ही नजर आती है, क्योंकि दावे योगी सरकार भी बहुत किए गए थे। तमाम संबोधनों के जरिए ये कहा गया था कि छुट्टा जानवर नहीं दिखेंगे, जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन जब वाकई में धरातल पर हमारे सहयोगी उतरते हैं, जब धरातल की तस्वीरें अन्य प्रदेशों से सामने आती हैं, अन्य जनपदों से सामने आती हैं, तो वो सारे वादे और दावों की पोल खोल देती हैं। प्रदेश की राजधानी की तमाम कई सड़कें हैं जो गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, तमाम कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जलभराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से ना तो कोई एक्शन लिया जा रहा है और ना ही कोई खासी कार्रवाई की जा रही है।
तो देखिए, प्रदेश के तमाम जनपदों का इस वक्त बारिश से हाल कैसा है, इसी पर तमाम अपडेट के लिए पवन पटेल प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही उपेंद्र उद्योग नगरी कानपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए पवन, बारिश से हाहाकार मचा हुआ है प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ ही अन्य जनपदों में। प्रयागराज की स्थिति कैसी है इस वक्त? जी बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से कहा गया था कि बीते 30 तारीख के आसपास मानसून पूरे प्रदेश में दस्तक दे देगा, हालांकि मौसम विभाग की जो बातें हैं वो जमीनी स्तर पर साफ तौर पर देखने को मिले और लगातार जो बारिश है वो हो रही है। अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में सफाई व्यवस्था कहीं न कहीं उसकी कलई खोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम ऐसे जगह है और तमाम ऐसी गलियां हैं जहां पर जलभराव की स्थिति है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम ऐसे स्थान देखने को मिले हैं और तमाम ऐसे स्थानों की वो तस्वीरें हमने देखी है जहां पर लोग घुटने तक पानी में आवागमन कर रहे हैं और तमाम ऐसे स्थान देखने को मिले हैं जहां पे सब्जी मंडी है, वहां पर भी जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो जिस तरीके से लगातार जो मौसम है वो बदल चुका है और बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो जल भराव है वो कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानी है उसको बढ़ा रही है। तो निश्चित रूप से ये जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था की पोल खोलती हुई नजर आ रही है और निश्चित रूप से बिल्कुल सही कहा आपने पवन की। देखिए प्रयागराज की जनता बेहाल हो चुकी है, ना तो कूड़ा उठाया जा रहा है, कचरे का अंबार लगा हुआ है जिससे जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं है। देखिए उपेंद्र, आपने प्रयागराज का तो हाल बखूबी सुना। उद्योग नगरी कहा जाता है कानपुर को, जहां पर तमाम व्यापारी हर दिन आते हैं। ऐसे में कानपुर की सड़कों की जो स्थिति है वो कैसी है? जी, आपको बता दें कि पूरी तरह से मुस्कान की जो कानपुर जो है केवल कागजों में स्मार्ट सिटी रह गई है, क्योंकि अगर सूबे के मुख्यमंत्री जो थे उनका साफ कहना था कि जो गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर के, पर अगर बारिश की बात की जाए जो बेमौसम बरसात हुई इससे पहले उसके बाद मौसम लगातार चला है। अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो मौसम जो सड़कें हैं उनका जल भराव है, पर अगर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो प्राइम टीवी खबर का असर इसलिए क्योंकि कानपुर नगर निगम जो है वो लगातार प्राइम टीवी जो खबर प्रकाशित पर ले रहा है उसको लेकर पूरी तरीके से जो नालियों जो जल भराव था उसको लेकर पूरी तरह से नगर निगम जो पूरी टीम है वो सक्रिय है, क्योंकि जिस 4 जोन में कानपुर नगर निगम को बांटा गया है उसको पूरी तरीके से जो सक्रिय जो सदस्य उनके जो काम कर रहे हैं, सफाई कर्मी जो काम कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से जल भराव की स्थिति जो थी पहले थी, पर अब वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो किसी तरीके से भी जल भराव नहीं है यहाँ पे। ठीक है पवन, देखिए उद्योग नगरी कानपुर के तो हालात इस वक्त काफी ठीक है और आप पवन लगातार ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज कितना तैयार है आगामी बारिश को झेलने के लिए? देखिए अगर हम तस्वीरों की बात करें मुस्कान, तो प्रयागराज कहीं भी इसके लिए अभी तक तैयार नहीं नजर आ रहा है। हालांकि हम बीते दिनों की बात इसमें जरूर जोड़ेंगे जब नगर निकाय चुनाव संपन्न हुआ था और प्रयागराज के जो नवनिर्वाचित मेयर हैं उनको जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पद गोपनीयता की शपथ दिलाई थी, तो उस दौरान उन्होंने मंच पर इसकी शपथ ली थी कि सप्ताह में 1 दिन पूरे जनपद में सफाई अभियान चलाया जाएगा। लेकिन अगर मौजूदा तस्वीर की बात की जाए तो संगम नगरी प्रयागराज में जल भराव की जो स्थिति है और गंदगी के जो अंबार देखने को मिल रहे हैं, तो ये बातें कहीं ना कहीं जो है एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर रखी है, लेकिन अगर जल्द ही इस पे कार्रवाई नहीं की गई या इस पे काम नहीं किया गया तो लोगों को जल भराव और कीचड़ में तमाम ऐसी परेशानियां होंगी वो हम सबके सामने होंगी। निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल भी होगा, लोगों की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं और आगे बढ़ेगी। तो बिल्कुल इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए और साफ सफाई तथा मौसम विभाग के कहे अनुसार इसकी तैयारियां पहले से की जानी चाहिए। ठीक है उपेंद्र, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर ये दावा करते हैं कि यूपी जो है वो गड्ढा मुक्त हो चुका है, यूपी की सड़कें अब गड्ढों से मुक्त हो चुकी हैं। लेकिन धरातल की हकीकत तो यही है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, फिलहाल ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। प्रयागराज का तो हाल बेहाल है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। देखिए उपेंद्र, कानपुर में अभी आपने बताया कि फिलहाल व्यवस्थाएं तो दुरुस्त है, लेकिन गड्ढों की स्थिति क्या है? जी, आपको उसका बता दें पूरी तरह से महसूस का है ये दिखाए पूरी तरीके से अभी जो स्थानीय जगह पे देखिए बिल्कुल रोड पे जो है पूरी तरीके से गड्ढा है, क्योंकि सरकार के जो दावे हैं वो केवल कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो पूरी तरीके से जो दावे हैं वो केवल कागजों पे अच्छे हैं, क्योंकि कानपुर जो स्मार्ट सिटी दर्जा देने के बावजूद भी जो सरकार तो बिल्कुल सही है लोगों के आम जनमानस से। क्योंकि अगर बात करें तो कानपुर में 10 विधानसभा में अगर 7 विधानसभा ऐसी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो
जो बहुमत है, और उसके बाद 28 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कानपुर नगर में जो है वर्चस्व कायम है लगातार। और अगर बात करें तो जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है, क्योंकि अगर बात करें तो ठेकेदारों की लापरवाही जो है वो सामने आती नजर आ रही है। क्योंकि अगर बात करें तो गड्ढा मुद्दों को इसको लेकर पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो भ्रष्ट है। बिल्कुल, धन्यवाद पवन और उपेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम तस्वीरें और अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जो जिम्मेदार अधिकारी है वो लापरवाह बने बैठे हैं। नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यशैली पर भी अब लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं जो कि पानी से पूरी तरीके से ढक जाते हैं, और ऐसे में सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं जो लगातार हादसों को दावत भी दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, ना तो जिम्मेदार अधिकारी कोई एक्शन लेते हैं और ना ही मौके का मुआयना करने पहुंचते हैं। तो वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। उसी पानी से बच्चे गुजरने को मजबूर हैं, बुजुर्ग भी उसी पानी से गुजरने को मजबूर है। तो वहीं इन्हीं सड़कों पर तमाम तरीके के एम्बुलेंस, बड़े वाहन भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। 2 महीने पहले से ही तैयारियां करने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी जब बारिश आई है इस बार तो लोगों के लिए आफत ही लेकर आई है। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।